नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग BPSC 4.0 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें 80 प्रश्न रहेगा जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे और उसके हर को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें कितना आपका सही होता है अंत में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछले प्रश्न आपको देखना ज़रूरी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज किस वर्ग का क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन में, उसको हम लोग देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC 3.0 PGT, यानी इस वीडियो में हम लोग BPSC 3.0 में जो PGT में यानी 11th-12th में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप BPSC 4.0 TGT PGT यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट का स्टेट PGT TGT KVS EMRS या UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हिंदी से संबंधित अगर आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इसमें कुछ सरल प्रश्न रहेंगे, कुछ कठिन भी रहेंगे, तो आप एक एक करके प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं PDF, तो हमारे नंबर यहाँ देखिए दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर है 726181 5307। इस पे आप लोग 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रीवियस सेट, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। स्टेट के लिए भी इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए। तो मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेरा नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट रखते हैं तो अलग से हिंदी के लिए कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए चलते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके और अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं BPSC TRE 3.0 PGT प्रीवियस ईयर पेपर, यानी आज जो हम देख रहे हैं वो BPSC TRE 3.0 में जो PGT एग्ज़ाम हुआ था, यानी 11th-12th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी को जो है प्रीवियस पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हिंदी के जो 80 प्रश्न पूछे गए थे उसी का हम लोग अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें कुछ सरल प्रश्न आपको दिखाई देंगे, तो कभी सरल कभी कठिन होते रहता है। तो ये नहीं सोचे कि सरल प्रश्न है तो आपको सरल ही करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो कभी सरल कभी कठिन होता है। जैसे TRE 1 में हार्ड था, TRE 2 में जो है कुछ प्रश्न हार्ड थे, कुछ सरल थे, और 3.0 में जो है बिल्कुल सरल प्रश्न को इसमें समाहित किया गया था। 2-4-10 प्रश्न कठिन थे, बाकी ज़्यादातर सरल प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो हो सकता है 4.0 में ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछते। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट हम करवाए हैं 27 प्रैक्टिस सेट जो करवा दिए हैं, और क्लास जो हुआ है उसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, यानी आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा है। तो आप विकल्प देखिएगा, 5 विकल्प है, तो इसमें आपको स्पष्ट हो रहा होगा जिससे किसी भाव का पता हो। यानी जैसे देखिए यहाँ गंगा है, लड़की है, सुंदरता है,
तो गंगा संज्ञा है, लड़की भी संज्ञा है, तो ये जो है गंगा निज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़की जो है जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदरता जब देखिएगा तो ये भाववाचक संज्ञा है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सरल प्रश्न था, तो आप लोग इसको देख रहे हैं तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पता होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो आता है शब्द उसे सर्वनाम कहते हैं, सीधा सीधी है। तो देखिएगा क्रिया के स्थान पर आने वाला शब्द ऐसा नहीं है, विशेषण के स्थान पर आने वाला ये भी नहीं है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका से प्रश्न पूछा गया था। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी प्रीवियस पेपर को सोल्व कर रहे हैं, उसी को हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और जानकारी दे दें कि जो क्वालिफाई पेपर 22 नंबर हिंदी पूछा जाता है उसका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, लगभग 50 से 55 प्रैक्टिस सेट उसका करेंगे। तो जो भी अदर सब्जेक्ट के आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उनको आप बोल दीजिएगा, बिल्कुल जो है सटीक आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। क्योंकि क्वालिफाई पेपर में भी पास होना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे अंक लाना ज़रूरी होता है। तो आप उसका जो है प्रैक्टिस सेट देखिएगा, 22 नंबर का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, आने वाले दिनों में 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कि सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम में जब हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो देखिए धीरे धीरे जो आता है वो विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण है। विकल्प ख धीरे धीरे जो है क्रिया की विशेषता को, धीरे धीरे चलना तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे जब क्रिया के साथ लगता है तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, वह तेज चलता है। इस प्रकार से जब आएगा तो एक क्रिया विशेषण में आ जाएगा, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन जो है विशेषण शब्द नहीं है आपको बतानी है। तो देखिए विशेषण शब्द जो नहीं है, तो देखिए प्रकृति, कार्य, दयालु। तो कार्य और दयालु जो दोनों विशेषण है, लेकिन प्रकृति संज्ञा के रूप में आता है। तो ये जो है विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जाता है, आप देख रहे हैं। अगर आप मेरे सभी प्रैक्टिस सेट बना लिए होंगे तो आप ज़्यादा हद तक हमको लगता है प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग प्रीवियस सेट जो है TRE 3, 2 और 1 सभी को देखने वाले हैं इन दिनों में। उसके बाद बीच बीच में व्याकरण का क्लास भी चलता रहेगा, और 1-2 टॉपिक जो हिंदी साहित्य में बचा हुआ है, हिंदी साहित्य में प्रथम और विविध, वो दोनों टॉपिक को भी हम लोग देख लेंगे। तो इसी तरीका से क्लास चलता रहेगा। हिंदी जंक्शन पे आप लोग जो है देखिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। और कोई भी प्रैक्टिस सेट है तो उसको 3-4 बार ज़रूर बनाइए, ताकि आपके जहन में जो है प्रश्न बैठ सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द कारक है, तो कौन सा शब्द कारक है आपको बताना है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी वहाँ जो है जुदा हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरना, तो ये अपादान कारक में हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पेड़ से, यानी पेड़ शब्द का कारक जो होगा, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो एक वचन में देखिए जनता, वर्षा और हवा, तीनों जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला है। तो इसमें आप देखिएगा विपरीत में से एक से अधिक, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। तो कोई भी एग्जाम जब बीपीएससी 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हुआ है, सभी में 4 और 5 जो विकल्प है घ और अंग, बहुत पेचीदा विकल्प बनाया गया है। तो आपको संभल करके बनाना है, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर आपके मेरिट बनने में भूमिका निभाता है।
तो आप जो है संभल करके बनाइएगा और अपने मेरिट को पक्का कीजिएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। और हिंदी जंक्शन हमेशा आपको मार्गदर्शन करता रहेगा, आपको जो है निर्देशित करता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए सत्य बिल्कुल तत्सम शब्द है, साप तद्भव है, सूत भी तद्भव है। तो इस प्रकार से विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्य जो है तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। कर्म तत्पुरुष समास वाले जो विकल्प है उसका जो है चयन करना है। तो देखिए हस्तलिखित ये तत्पुरुष समास नहीं है, कर्म तत्पुरुष है। तो वन आपको कारक चिन्ह पता, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वन को जाना। तो देखिए ये है, ये देखिए तुलसी के द्वारा करण कारक है। हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ ये भी करण कारक है। लेकिन वन गमन ये जो है कर्म तत्पुरुष है, तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। आपको कारक चिन्ह पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वन को गया, वन को जाना, वन गमन यानी वन को जाना, तो ये जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका से जब हम समास पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ों को देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन सा है उसका चयन करना है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये भी सही बात है। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है, ये भी सही है। तो लगभग तीनों जो है सही बातें कही जा रही है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देखिएगा किस तरीका से प्रश्नों को घुमा करके पूछा जाता है, बिल्कुल सरल प्रश्न को कैसे कठिन बना दिया जाता है, ये आप देख सक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो धनुक कृपान धनुक नहीं होता है। पिनाक मतलब धनुष होता है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। एक तरने मतलब नाव होता है, एक तरने मतलब सूझ होता है, तो ये जो है सही नहीं है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है, तो क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया विशेषण वाक्य होगा, आपको पता है। तो इसमें देखिएगा राधा कर आएगी, तो कर आना यहाँ विशेषता, क्या कर रहे हैं तो प्रश्न पूछा जा रहा है, मेरे यहाँ जो है क्रिया है ही नहीं। तो आप देखिएगा तो विकल्प क सही हो जाएगा, यानी राधा कर आएगी, कर आना यानी आना का जो है क्रिया है और विशेषण कर है, तो ये जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुण संधि का उदाहरण है। तो आपको पता होगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो उसी में एक गुण संधि होता है। तो संधि वाले टॉपिक में आपको विस्तार से बताया गया है गुण संधि का क्या परिभाषा है। तो देखिए फणीश्वर और देवेंद्र दोनों नहीं होगा, लेकिन सुरेंद्र जो है गुण संधि का उदाहरण है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा विस्तार से देखना है तो संधि वाले टॉपिक में आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ाया हुआ है। क्योंकि यहाँ जो है समय का अभाव है, और दूसरी बात है कि बताने के लिए विस्तार से डिजिटल बोर्ड की समस्या है, तो ये समस्या अभी दूर नहीं होगा क्योंकि बहुत महंगा आता है, उतना संभव भी नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। जसोदा का सही संधि विच्छेद होगा। जसोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यसा दुर्जा दा, यानी यसा जोड़ द यशोदा हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह वही उक्ति है जो कर आया था, यह किस प्रकार का वाक्य है। यह वही व्यक्ति है जो कर आया था, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो वाक्य है कैसा वाक्य है आपको बतानी है। तो ये जो वाक्य है ये जो सो लेकिन ये सब जब आएगा तो ये सारे जो है मिश्रित वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्र का विलोम होगा। तो शुक्र पक्ष का जो हो विलोम है वो हो जाता है कृष्ण पक्ष, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो इसी तरीक़ा से प्रश्न पूछा गया था। आप देख रहे हैं कुछ कुछ प्रश्न बहुत सरल हैं और एक दो प्रश्न घुमा करके जो शब्दों में उलझा दिया है तो कठिन हो गया है चौथा पाँचवा विकल्प में। तो ये आप देख रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए और हम जो है आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। तो उसमें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याकरण के जो प्रश्न पिछले सेट में वही प्रश्न को दोहराया गया है, कुछ कुछ नए प्रश्न है एक दो। तो ये नहीं सोचे कि आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिला है, क्योंकि जो ज़रूरी है मेन प्रैक्टिस सेट आपको 25 हम उपलब्ध करवा दिए हैं, वही आपके लिए ज़रूरी है। बाकी यूट्यूब पे देख करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि व्याकरण के हूबहू नहीं पूछे जाएंगे, साहित्य के पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में साहित्य के प्रश्न ज़्यादा दिए गए हैं। बहिरंग का विलोम शब्द है, तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो बहिरंग यानी बाहर का रंग, तो अंतरंग इसका सही हो जाएगा विकल्प ख सही। अतिरंग ये ज़्यादा रंग, अनुरंग माने उसी के पर जैसा, तो ये दोनों गलत है। अंतरंग सही हो जाएगा, बहिरंग का अंतरंग। आगे बढ़ते हैं। कोयर का पर्यायवाची शब्द है, तो कोयर जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। तो काग मतलब कौवा होता है, सुरभि मतलब हो जाता है, उसके बाद पिक मतलब हो जाता है कोयल, सही बात है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी का प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे हैं हिंदी का। तो आप लोग हिंदी से संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12 का किसी के लिए, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो वो एक शब्द उसके लिए आएगा दुराग्रह, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो देखिए मैथिली शरण बिल्कुल सही है, वाल्मीकि गलत है, ये वाल्मीकि भी गलत है। वाल्मीकि जब भी लिखा जाएगा तो वाल्मीकि ये रहता तो सही हो जाता, तो ये नहीं है, तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा, विकल्प क सही है, मैथिली शरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना आप पढ़ रहे हैं तो देखिए कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। ज्योत्सना ये ग सही हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने पर आपका दिमाग चौन भौन हो जाता है और प्रश्न को गलती करके चले आते हैं, ये हमें पता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। तो इस बार हम लोग 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें 9-10 हो जाएगा प्रीवियस सेट और बाकी लगभग 35-40 जो है सेट कर देंगे, तो लगभग बहुत हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना। महादेवी एक प्रसिद्ध कवि थी, ये गलत है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री थी। अभी 4 बजा है, अभी 4 बजा है, तो ये भी सही नहीं है, अभी 4 बजे हैं। सीता घर पर नहीं है, सीता घर पर नहीं है, तो बिल्कुल देखिएगा इस प्रकार से जब लिखा गया है तो ये सही है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो अत्यधिक प्रतीक्षा करना, अत्यधिक आदर, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग, आदर सत्कार करना, अत्यधिक आदर सत्कार करना, तो ये सही हो जाएगा, अत्यधिक आदर सत्कार करना, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो आंसर हम बता रहे हैं वो बिल्कुल बीपीएससी ने जो आंसर माना है उसी के अनुसार हम यहाँ आंसर आपको बता रहे हैं। तो ये नहीं सोचे कि अपना मन से बता रहे हैं, ये बीपीएससी ने जो आंसर माना है उसी को हम मानकर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आधा तितर आधा बटेर रोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आधा तितर आधा बटेर रोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आधा तितर आधा बटेर मिलावटी माल, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है।
नकरी मार ये भी सही नहीं, धूर्ता एवं चलाकी दिखाने वाला ये भी नहीं, आधा तीतर आधा बटेर यानी आधा खुद खाना आधे दूसरे को दे देना यानी जैसे तैसे करना, इसका सही होता है। तो ये विकल्प में नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है आपको बतानी है। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ वाला जो है यहाँ चला गया है, कौन सी संधि है। तो संधि वाले टॉपिक में जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये यन संधि में आएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए संधि से दो प्रश्न आपको देखने को मिल गए। तो होता क्या है कि संधि से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। तो टॉपिक यहाँ बीपीएससी में निर्धारण नहीं किया गया है कहाँ से पूछेगा, कभी कुछ, इसलिए आपको सभी दृष्टि से मजबूत होकर के एग्जाम में जाना होगा। जो हम आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट और आपको क्लास जो है लेक्चर करवा रहे हैं, ताकि आपका तैयारी जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे हो सके और आप एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी का सामना ना कर पाएँ और एक एक प्रश्नों को अच्छे से बना करके आएँ, ताकि आपका रिजल्ट में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आ गया है साहित्य के प्रश्न है। तो साहित्य के आपके जो भी प्रश्न हैं, यहाँ लगभग 34-35 प्रश्न जो है, तो सभी मेरे नोट्स से पूछे गए थे। अगर कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि हमने जो नोट्स दिया था लगभग 35 में से 34 प्रश्न वहीं से थे, बिल्कुल वहीं से प्रश्न पूछे गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको टारगेट करके चलना है कि साहित्य के प्रश्न गलत ना हो। एक आध प्रश्न गलत हो जाता अलग बात है, लेकिन ज़्यादा सही करके ही आपको चलना है। तो मेरे जो नोट्स दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसका रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस सेट करते रहें, तो आपको कठिनाई जो है साहित्य में नहीं होगा। और व्याकरण में आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है कि कैसे आप चीज़ों को देखते हैं, कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कीर्तिदत्ता के रचनाकार कौन है। तो कीर्तिदत्ता जब हम पढ़ाए थे आदिकाल में, तो विद्यापति की रचनाओं पर भी प्रकाश डाले थे। तो कीर्तिदत्ता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, ये सारे जो है विद्यापति की रचना है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा, विद्यापति की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो सिद्धों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है आपको बताना है। तो सिद्धों की संख्या जो है 84 सिद्ध माने गए हैं। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो इसका भी जिक्र हम लोग जो है सिद्ध साहित्य में किए थे, आदिकाल में किए हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मेरे नोट्स में हूबहू पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे आपको बताना है कि किस धर्म के अनुयायी थे। तो देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित जो सिद्ध कवि थे वो किसके अनुयायी थे। तो सिद्ध साहित्य जो भी था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। विकल्प ख सही हो जाएगा। और नाथ जो थे वो जैन से संबंधित थे। तो ये दिमाग में आपको बसा करके चलना है, जिसका चर्चा हम पढ़ाने वक्त आदिकाल में कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो बहुत प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। विकल्प का सही हो जाएगा। और इसमें कुल 69 समय है, सर्ग को यहाँ समय बोला गया है, तो 69 है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इस पुस्तक को उसके बेटे जरहन ने पूरा किया है। तो ये बातें दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाथों की संख्या कितनी मानी गई, ऊपर चर्चा की है, 9 है नाथों की संख्या। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो देखिए कितने सरल प्रश्न थे। इससे ज़्यादा कठिन आपको जो जूनियर टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है 68 का, उसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कठिन। तो होता है, आप ये नहीं सोचे कि आपका क्लास 11-12 है तो कठिन प्रश्न रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। कहीं से कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, एक एक चीज़ों को देखिए, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय पुस्तक है उसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। इनका जन्म 1908 ईस्वी को बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में
होता है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी आदि इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, विकल्प का सही हो जाएगा। डिजिटल बोर्ड की समस्या के कारण हम चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ जगह कम होता है और समय का भी अभाव है। लेकिन डिजिटल बोर्ड होता तो वहाँ बात बात में हम बताते चले जाते, लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये बहुत कमी है। खैर कोई बात नहीं, जितना जो है समस्या होगा उतना अच्छी सफलता होती है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। 1929 में इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु कौन हैं? तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे वे गुरु जो हैं गुरु नानक हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। गुरु नानक ने सिख धर्म का जो है परिवर्तन किया था। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बहुत ही प्रसिद्ध था रामचरितमानस। जब तुलसीदास भक्ति काल पढ़ाए थे तो तुलसीदास के बारे में जब बता रहे थे तो हम चर्चा किए हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड है। विकल्प क सही हो जाएगा, जो 12 कांड से स्टार्ट होकर के उत्तरकांड तक जाता है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। और रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं, जो अवधी भाषा में इसकी रचना किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्तमार्ग के रचनाकार कौन हैं? तो भक्तमार्ग के जो रचनाकार हैं वो नाभादास जी हैं। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सरल प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, वो भी पीजीटी प्रश्न में, तब ना कटअप ज़्यादा गया। और अगर कठिन प्रश्न होता तो कटअप गिर जाता, लेकिन सरल प्रश्न होने के कारण कटअप ज़्यादा चला गया। तो ये बात का भी ध्यान में रखिएगा। आगे हो सकता है कठिन प्रश्न रहे, कटअप गिर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। बरबई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो ये जो प्रश्न है इसके रचनाकार जो हैं बरबई नायिका भेद रहीमदास की पुस्तक है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्रश्न को देखिए। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी प्रीवियस पेपर को देख रहे हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका जो पुस्तक है वो केशव दास द्वारा लिखा गया पुस्तक है। विकल्प क सही हो जाएगा। केशव दास ने रामचंद्रिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकार के कवि हैं। तो रीतिकार के कवि कौन हैं आपको बताना है। तो देखिए कबीरदास भक्तिकार के कवि हैं, विद्यापति आदिकार के कवि हैं, बिहारी जो हैं रीतिकार के कवि हैं। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहारी की रचना है बिहारी सप्तशती और ये रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिकार की 3 धारा बही थी, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। तो ये रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है ताकि दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये जो कहानी है इंसा आज़ा खां की कहानी है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? शिवराज भूषण जो रचना है वो किस कवि की रचना है आपको बताना है। तो ये भूषण की रचना है शिवराज भूषण। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बतरस रारस रार की मुरली धरी रुकाई, सौह करे भुवन से अन करे नटी जाई। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है बिहारी दास की पंक्ति है। विकल्प क सही हो जाएगा। अगर मेरा नोट्स देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो ये पंक्ति का चर्चा किया हुआ है। तो ये वहीं से पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है तो उसके लेखक कौन है? तो उसके रचनाकार राजा श्रीनिवास दास जी हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत भारती किस कवि की रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। जो 1912 में प्रकाशित होता है। और ये रचनाएं इतनी देश में जो है क्रांति लाती है, आंदोलन में क्रांति लाती है
कि इसकी प्रतियां जब्त कर दी जाती है। तो इसी रचना के बदौलत जो महात्मा गांधी हैं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की दर्जा देते हैं। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हैं। तो गोदान जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। विकल्प ख सही हो जाएगा, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है और इसका नायक होरी है और उसकी जो दशा है एक किसान के रूप में व्यक्त किया गया है। ये कृषक जीवन का महाकाव्य भी माना जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छायावाद का समय प्रायः माना जाता है। तो छायावाद का जो समय माना जाता है वो 1918 से 1936 तक माना जाता है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको सबका समय भी याद रखना है, कब से किसका समय पूछा। हो सकता है प्रगतिवाद का पूछ दे, या फिर प्रयोगवाद का पूछ दे, या फिर द्विवेदी युग या भारतेंदु युग का पूछ दे। तो ये बातें भी आपको दिमाग में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? संसद से सड़क तक किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये जो रचना है सुदामा पांडे धूमिल जी का है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, उन्हीं की ये रचना है, सुदामा पांडे धूमिल। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार। विकल्प ख सही हो जाएगा। कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी जो रचना है किस विधा की रचना है? तो आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद का काव्य ये है। तो विकल्प क सही हो जाएगा, ये काव्य है यानी कविता है। विकल्प क सही हो जाएगा, कामायनी जो है काव्य है। आगे बढ़ते हैं। ताल सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं। तो ताल सप्तक का जो संपादन करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? तो अज्ञे जी ने ताल सप्तक का जो है संपादन किया था 1943 ईस्वी से जो है ये ताल सप्तक आता है, जिसमें 7 कवियों का जिक्र किया हुआ था। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तो तीसरी कसम जो कहानी है उसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है तीसरी कसम। मेरा आंचल किस विधा की रचना है? तो मेरा आंचल जो रचना है वो उपन्यास है। विकल्प ख सही हो जाएगा और इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में होता है। ये आंचलिक कहानी है और ये बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पे केंद्रित है। इतनी बातें आपको इसके संबंध में जानकारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो कवि वचन जो सुधा पत्रिका निकला था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के देख रेख में निकलता था, संपादन इन्हीं थे। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक है निराला की साहित्य साधना और इसके रचनाकार जो हैं रामविलास शर्मा जी हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। सतपुरा के जंगल किसकी रचना है? सतपुरा के जंगल किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये जो रचना है भवानी प्रसाद मिश्र का है, सतपुरा के घने जंगल। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीर्ष के फूल की रचना किसकी रचना है? शीर्ष के फूल किसकी रचना है आपको बताना है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। शीर्ष के फूल जो रचना है किसकी रचना है, यहाँ थोड़ा सा हो गया है मिस्टेक। तो शीर्ष के फूल जो रचनाकार हैं वो आपको पता होनी चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल, शीर्ष के फूल, ये सारी रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यानी संस्कृति से संबंधित जो भी निबंध रहेगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का नजर आएगा। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु रचित नहीं है? यानी कौन सी कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो संबंधिया है, ठेस है, दोनों तो उन्हीं का है और यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए हार की जीत जो है अमरकांत की शायद है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा, हार की जीत इनकी रचना नहीं है। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? तो बादल राग जो कविता है उसके रचनाकार
कौन है आपको बताना है। तो 12 राग जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कफन कहानी के लेखक हैं, तो कफन कहानी के लेखक कौन है आपको बतानी है। तो कफन कहानी के जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। इनकी जो है अंतिम कहानी है कफन, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं, जहाँ से कोई वापसी नहीं के लेखक कौन है। जहाँ से कोई वापसी नहीं, इस तरीका से होगा, क्वेश्चन ने गलत दिया था बीपीएससी। जहाँ कोई वापसी नहीं, तो ये जो है तो इसके रचनाकार कौन है। जहाँ कोई वापसी नहीं, इसके रचनाकार कौन है, तो ये निर्मल वर्मा का है कहानी, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये जो है हम नहीं पढ़ाए थे नोट्स में, ये एक क्वेश्चन पूछा था जो हमारे नोट्स में चर्चा नहीं था। प्रेमधन की छाया स्मृति के लेखक हैं। प्रेमधन की छाया, प्रेमधन की छाया के लेखक कौन है, ये स्मृति है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। अब जो है गद्यांश हम लोग देखेंगे और गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसको देखेंगे। यहाँ लिखा गया गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे। तब देखिए यहाँ लगभग 20 प्रश्न जो है गद्यांश से रहने वाले हैं, यानी 4 गद्यांश यहाँ दिए गए थे पीजीटी में। तो कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 2, कभी 1, कभी 1 भी नहीं, इस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। कुछ भी कभी कुछ पूछ दे रहा है, कोई सिलेबस नहीं है। तो आप अपने अनुसार सभी टॉपिक को, सभी चीज़ों को समझ करके बनाइएगा ताकि दिक्कत ना हो और आपका मेरिट बन सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और आपके लक्ष्य को देखते हुए हमने प्रैक्टिस शेड्यूल करवाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स जो पढ़ाए हैं, क्लास लेक्चर हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भाव के प्रसार के लिए ईसा मसीह, बुद्ध, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देशन किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति और संचार साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दुनिया कम हो गई है। वर्ग भेद के कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, मत्सर, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। अब जो है हम लोग इससे संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है। तो इसमें जो विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में अगर वृद्धि होगा तो उसका परिणाम क्या होगा आपको बताना है। तो उसका जो परिणाम होगा, देश में विभिन्नता बढ़ी, नहीं, देश की दुनिया कम हुई, देशों में वैमनस्यता बढ़ी। तो ये जो है विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी देशों की दुनिया जो क्या है कम हो गई है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है। तो ये जो है अपनी शुभ बुद्धि से, आपको पता होगा, शुभ बुद्धि से समझने लगा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम है शिक्षा का व्यापक प्रसार, नीचे चर्चा किया गया था, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कारण से मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई है। तो कमी नहीं आई है, इसका जो है कहीं जिक्र नहीं किया किसके कारण नहीं आई है, तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि चर्चा ही नहीं किया है कि किसके कारण नहीं आई है, सिर्फ लिख दिया है नहीं आई तो नहीं आई है, इसका कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंग सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात किसके कारण हुआ है, तो धर्म के कारण हुआ है, आपको ऊपर में चर्चा किया गया था, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्य का महत्व, अगले गद्यांश को देखते हैं। कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने वाले
जाने पर ही है। अत्यंत सुधरता से किया हुआ कार्य की यदि आवश्यकता के पूर्व ना पूरा हो सके तो उसका किया जाता निष्फल ही समझा जाता है। चिड़ियों द्वारा खेत चुंग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फूलने फलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही है। अब जो इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जीवन में समय का महत्व क्यों है? तो जीवन में समय का महत्व है, समय पर किया गया काम सफल होता है तब जीवन का महत्व है। विकल्प ग सही हो जाएगा। बादल का बरसना व्यर्थ है यदि फसल को लाभ ना हो। तो फसल को लाभ ना हो तो बादल का बरसना क्या है? व्यर्थ है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। तो आप गद्यांश को एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब आप प्रश्नों को बनाइए। जल्दी जल्दी में आप गलत नहीं कीजिए। खेत का रखवाला कब उपहास का पात्र बन जाता है? तो खेत का रखवाला उपहास बन जाता है समय पर खेत की रखवाली नहीं करने पर ये क्या है? उपहास के पात्र यानी हंसी के पात्र बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो गद्यांश का मुख्य भाव आपको बताया गया है समय का सदुपयोग, यानी समय पे आपको बारिश होना चाहिए, समय पे सब कीजिएगा तभी सही है। विकल्प को सही हो जाएगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहार का पात्र ही बनेगा। इस पदबंध का प्रकार होगा। तो कौन सा ये पदबंध है आपको बताना है। तो ये संज्ञा पदबंध है यानी चिड़ियों के द्वारा। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो देखते रहिए, अंत में कुछ प्रश्न और हैं, लगभग 10 प्रश्न, तो इसको देख करके कहीं जाइएगा, हमें पता है आप कितनी समय दे रहे हैं। तो देखिए गद्यांश पढ़ते हैं। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कर्मों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्याप्त आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी का यह यत्न द्रव्य में मिलता है तो किसी को इस वैध में, लेकिन साहित्य का आनंद इससे ऊंचा है। उसका आधार सत्य और सुंदर है। वास्तव में सच्चा आनंद सत्य और सुंदर से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। अब जो है साहित्य के बारे में लिखा गया है, तो मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो आनंद की खोज में लगा रहता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? तो साहित्य के आनंद का आधार जो है सुंदर और सत्य को पाना साहित्य का आनंद का आधार है। परिमिति का अर्थ क्या है? तो परिमिति जो शब्द है उसका अर्थ है सीमित। आगे बढ़ते हैं। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि गहरा संबंध है। साहित्य का आधार जीवन है, इसलिए गहरा संबंध है। विकल्प ग सही हो जाएगा। रंबे चौड़े भवन में, वाक्य में रंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो रंबे चौड़े जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ये जो है विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण हो जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अब हम जो है अंतिम गद्यांश को पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र व्यवहार आचरण का जैसे चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती है पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस खेत चादर की तरह होती जिसमें जैसा प्रभाव डाला ना हो डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक रंग जो चढ़ा गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था से सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ पोषित की जा सकती है। इसीलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। अब जो गद्यांश है इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। व्यवहार में सुधार का उचित समय होता है कौन सा?
तो छात्रावस्था जो है उचित समय होता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। छात्रावस्था की तुलना की गई है तो सफ़ेद चादर से की गई है, आपको पता होनी चाहिए। विकसित वृक्ष से, अविकसित वृक्ष से। तो सफ़ेद चादर का जो तुलना किया गया है वो आपको पता होनी चाहिए, सफ़ेद चादर से की गई है। और दूसरी बात है कि अविकसित वृक्ष से भी की गई है। तो दोनों से की गई, सफ़ेद चादर से और अविकसित वृक्ष से। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? तो कठोर अनुशासन के लिए, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो महत्व में उपसर्ग नहीं आया, इसमें सु उपसर्ग, इसमें अनु उपसर्ग आया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक किसका क्या होगा? चरित्र और व्यवहार ऐसा नहीं, छात्र एक वृक्ष है ये भी सुटेबल नहीं है, विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी जीवन के बारे में चर्चा किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीजीटी प्रश्नों को, प्रीवियस पेपर जो था उसके प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग इसको एक बार, दो बार नहीं, 3 बार देखिए। बाकी और भी जो प्रीवियस पेपर है हम आपको जो है इसी तरह करवाते रहेंगे। और लगभग जो 7-8 पेपर हुए हैं टीजीटी पीजीटी सभी का हम करवा देंगे। तो ये आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको समय पर सारी चीज़ें उपलब्ध होती रहेगी। आप हिंदी जंक्शन पर बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। अगर आप बीपीएससी टीडी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पर 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आप पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स और 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। 25 प्रैक्टिस सेट आपको भेज दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ए स्टेट के लिए इसी नंबर पर 199 रुपया पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो आपको ए स्टेट का नोट्स प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएगा। तो आप मेरे जंक्शन पे अपना कीमती समय दे रहे हैं, हिंदी जंक्शन आपका चैनल है, तो आप इस पर आते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। तो हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से लगभग 2.0 और 3.0 में 4000 प्लस बच्चों ने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है और आगे आप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जो है चैनल पे एक एक चीज़ों को देखिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। हम आपकी शुभकामना करते हैं। एक योग टीचर बनिए, अपना मेरिट पक्का कीजिए, यही, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो विदा देते हैं। जय हिंद।